हाय गुड मॉर्निंग और एवरीवन। टुडे और नेक्स्ट टॉपिक इज अस्थमा। ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डिसऑर्डर है जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। अस्थमा क्या होता है? इट इज ए irreversible एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज इन विच ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई आर हाइपर रिस्पॉन्सिव इन मैटर ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई। मतलब कि ये क्या है? एक रिवर्सिबल मतलब वापस रिकवर होने वाली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज है। मतलब एयरवे के अंदर रुकावट आती है, आपके जो एयरवे है उसके अंदर रुकावट आती है। इन विच ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई क्या होते हैं? हाइपर रिस्पॉन्सिव मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं। कोई भी स्टिमुलस जो स्टिमुलाई है, जब इनके अंदर फॉरेन पार्टिकल है जो इसके अंदर इंटेक करता है तो ये क्या करते हैं? हाइपर रिस्पॉन्सिव करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अस्थमा। अब देखो टाइप्स। अस्थमा है वो टाइप्स है, उसमें क्या क्या है? फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एज के ऊपर जो अस्थमा होता है। फर्स्ट है इंट्रेंसिक अस्थमा और एक्सटेंसिक अस्थमा, दो होते हैं। इंट्रेंसिक होता है वो एडल्ट में होता है एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, और एक्सटेंसिक होता है वो चाइल्ड में होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो जो प्रॉपर नहीं हो उसकी वजह से अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव फैक्टर। ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर है जो अस्थमा को कॉज करते हैं? इट आल्सो डिवाइड इनटू टू टाइप्स, मतलब ये दो टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट आता है एलर्जिक अस्थमा। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एलर्जिक सब्सटेंस लाइक ए फॉरेन पार्टिकल, डस्ट, स्मोक एंड केमिकल। मतलब एलर्जिक अस्थमा किससे होता है? जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल है, जैसे सपोज डस्ट है, स्मोक एंड केमिकल है, वो आपके फॉरेन पार्ट आपके एरिया में इंटर कर रहे हैं तो क्या होगा? ट्रेकिया और ब्रोंकाई हाइपर रिस्पॉन्सिव होंगे, उसको बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा। ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन एलर्जिक अस्थमा। इट इज रिलेटेड टू unknown cause and non allergic contents like respiratory disease and prolonged use of aspirin। मतलब नॉन एलर्जिक अस्थमा में क्या होता है? अननोन कॉज होता है, कोई पता नहीं होता किस किस कारण से हुई है, और नॉन एलर्जिक भी नहीं होता। लाइक रेस्पिरेटरी डिजीज है कोई, मतलब कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज की वजह से, या कोई प्रोलॉन्ग यूज कर रहा है एस्पिरिन, उसकी वजह से होता है नॉन एलर्जिक अस्थमा। फिर आता है पॉजिटिव फैक्टर कौन कौन से थे? प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्मोकिंग, कोई ऐसा पेशेंट जो लंबे समय तक स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट या बीड़ी का सेवन कर रहा है। नेक्स्ट है एलर्जिक सब्सटेंस, जो एलर्जी पैदा करने वाले, जैसे फॉरेन पार्टिकल में क्या होता है? फूड पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, डेंड्रफ है, ये क्या करते हैं? एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है नॉन एलर्जिक सब्सटेंस में क्या होता है? कोई वायरल सब्सटेंस है, बैक्टीरिया वायरस है, इरिटेटिव सब्सटेंस है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसकी वजह से होता है नॉन एलर्जिक अस्थमा। फिर आता है नर्व फैक्टर। नर्व फैक्टर में क्या होता है? साइकोलॉजिकल होते हैं, साइकोलॉजिकल मानसिक कोई फैक्टर है, इमोशनल फैक्टर है, एक्सेसिव क्राइंग एंड लाफिंग है। ठीक है। और जेनेटिक फैक्टर भी कॉज कर सकते हैं अस्थमा को। फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी, मतलब किस प्रकार ये अस्थमा है वो कॉज करता है बॉडी के अंदर और अकर होता है। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पता है, ड्यू टू एनी कोई भी, जैसे नॉन एलर्जिक हो गया अस्थमा, ये सारे सब्सटेंस वो क्या कर रहे हैं? ड्यू टू एक है इटियोलॉजिकल फैक्टर जो डिजीज को अकर करते हैं। इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाइन, कोई भी इटियोलॉजिक फैक्टर से क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा, ग्रोथ करेंगे, कोई बैक्टीरिया वायरस और इन्फेक्शन होगा तो वो ग्रो होगा। ब्रोंकिया एंड ट्रेकिया के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, जिससे क्या होगा? जो म्यूकस सिक्रेशन है, ठीक है, वो क्या होगा? बढ़ेगा। म्यूकस सिक्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? ब्रोंकियल्स बिकम नैरो एंड ऑब्स्ट्रक्टेड। अगर आपका देखो म्यूकस सिक्रेशन बढ़ रहा है तो जिससे क्या होगा? ब्रोंकिया की जो साइज है वो क्या होगी? नैरो होगी, क्योंकि म्यूकस बढ़ जाएगा, और एयरवे क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्ट होगा, जिससे क्या होगा? मास से रिलीज हिस्टामिन। अगर आपका सिक्रेशन बढ़ेगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ब्रोंकिया नैरो होगा, तो उसमें क्या होगा? जो मास सेल है जो क्या करेगी? रिलीज करेगी हिस्टामिन को। ठीक है। हिस्टामिन रिलीज होगा तो क्या होगा? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंकोस्पाज्म। वो क्या करेंगे? हिस्टामिन रिलीज कर रिस्पॉन्सिबल होगा। ब्रोंकस का क्या होगा? स्पाज्म होगा, हार्ड होगा और सिकुड़ जाएगा, एंड डिफिकल्टी होगी रेस्पिरेशन में। अगर डिफिकल्टी होगी, ब्रोंकस स्पाज्म हो जाएगा, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में, सांस लेने में, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? अस्थमा। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम। अब साइन एंड सिम्टम कौन कौन से आते हैं? रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब आपको श्वास लेने में डिफिकल्टी होगी, ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं होगी, डिस्निया होगी, ब्रीथिंग होगी डिफिकल्टी, वीजिंग साउंड होगा, क्योंकि आपके क्या है? म्यूकस सिक्रेशन, फ्लूइड एक्युमुलेट हो रखा है लंग्स ब्रोंकाई के अंदर, तो क्या होगा? वीजिंग साउंड आएगा, जैसे विस्लिंग साउंड आता है। नेक्स्ट है कफिंग होगी, खांसी आएगी, क्योंकि सिक्रेशन है, म्यूकस है अंदर भरा हुआ है। नेक्स्ट है साइनोसिस होगा, क्योंकि साइनोसिस क्यों होगा? क्योंकि ब्लूइश डिस्क्रेशन होगा, क्योंकि जो आपकी जो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है चेस्ट पेन होगा, वाइटल साइन अल्ट्रेशन होगा, बीपी वगैरह में अल्टर होगा। फिर है लिथार्जी कंडीशन होगी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। अब डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में क्या है? पेशेंट हिस्ट्री है, करेंगे कि उसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, एलर्जी नहीं है किसी सब्सटेंस से, ठीक है, डेवलपमेंट तो लेस नहीं है किसी बच्चे का, तो वो सारे कॉज अपन असेस करेंगे, फिजिकल हेड टू टू एग्जामिन करेंगे, क्या
साइन सिम्टम पेशेंट शो कर रहा है। नेक्स्ट है ब्रोंकोस, ब्रोंकियोस का विजुअलाइजेशन करेंगे, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोस्कोपी। नेक्स्ट है एबीजी एनालिसिस, आर्टरी ब्लड एनालिसिस, मतलब कि अगर आप एबीजी एनालिसिस करो तो उसमें देखोगे एलन टेस्ट करके कि इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, CO2 की मात्रा ज्यादा है या ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, आप सारे असेस करोगे एबीजी एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में आप क्या देख करते हो, फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, एंटी एलर्जिक, मतलब जो एलर्जी के अगेंस्ट में दी जाती है, जैसे मिथाइल है, एग्जाम्पल मिथाइल है, आईवी एमाइनोफाइलिन है, एक ब्रोंकियोडायलेटर है, ठीक है, डेक्सामेथासोन देंगे, थियोफाइलिन देंगे, ये क्या होती है, एंटी एलर्जिक ड्रग होती है। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन ट्रेंकिया एंड ब्रोंकाई। आपका ब्रीथिंग पैटर्न क्या अल्टर्ड हो रहा है, प्रॉपर ब्रीथिंग मेंटेन नहीं हो रही, क्योंकि जो आपका ब्रोंकल्स ब्रोंकिया है और ट्रेकिया में क्या हो रखा है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन अक्कर हो रखा है, तो आपको क्या होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रखी है। नेक्स्ट है गोल, टू मेंटेन रेगुलर पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग। आपका गोल क्या है कि आपको मेंटेन करना है रेगुलर पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, जो नॉर्मल 16 से 20 पर होती है बीट पर मिनट, तो आपको वैसे मेंटेन करना है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। अब आप क्या क्या करोगे इसके लिए, क्या नर्सिंग केयर करोगे, असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट। पहले आपको क्या करना है, पेशेंट के असेस करना है, ब्रीथ को देखना है कि कितने मिनट ब्रीथ पर मिनट, कितने ब्रीथ आ रहे हैं, आपको असेस करना है। फिर है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, आपको पेशेंट को क्या करना है, कंफर्ट पोजीशन देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन द प्रॉपर, पेशेंट को मेंटेन वेंटिलेशन मतलब प्रॉपर एयरवे क्लियरेंस देना है, ताकि एयरवे है वो प्रॉपर हो सके और ऑक्सीजन इनटेक कर सके। नेक्स्ट है प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, आपको क्या करना है, ऑक्सीजन थेरेपी देने की, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो आप क्या देखो ऑक्सीजन थेरेपी देखो, जिसमें क्या करना है, आपको मिनिमम 2 या 3 लीटर पर मिनट देनी है। नेक्स्ट है प्रोवाइड द गुड इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम CO2, मतलब आपको ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें CO2 की मात्रा कम हो या हो ही ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। सेकंड डायग्नोसिस क्या करना है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब क्या हो रखा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है, एयरवे के अंदर रुकावट है कोई, क्योंकि नेरो है ब्रोंकियल्स, उसकी वजह से क्या हो रखा है, एयरवे प्रॉपर नहीं हो रहा, आपको ब्रीथिंग प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रही, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन है। नेक्स्ट है गोल। अब इसका गोल क्या होगा, टू रिड्यूस द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपका गोल यही होगा कि आप क्या करोगे, एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन को कम करोगे। इंप्लीमेंटेशन क्या करना है, क्लियर द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बाय द सक्शनिंग। आप क्या करोगे, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को कैसे क्लियर करोगे, सक्शनिंग करोगे, ठीक है, कैथेटर डाल के आपको सक्शन करना है, ठीक है। जो म्यूकस सिक्रेशन है भरा हो उसको क्या करोगे, आप सक्शन के द्वारा बाहर निकाल दोगे। फिर आप प्रोवाइड द ब्रोंकोडायलेट ड्रग, आपको ब्रोंकोडायलेट ड्रग जैसे ब्रोंकियल जो नेरो है कॉन्स्ट्रिक्ट है वो क्या होगा, डायलेट होगा। नेक्स्ट है प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम एनी एलर्जिक और नॉन एलर्जिक कंटेंट, आपको क्या करना है, पेशेंट को कोई भी एलर्जिक और नॉन एलर्जिक सब्सटेंस से बचाना है। नेक्स्ट है एजुकेट द पेशेंट अबाउट डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप लंबे लंबे सांस लो, गहरे सांस लो और कफिंग एक्सरसाइज करो बार बार, जिससे क्या होगा, सिक्रेशन बाहर आएगा और आपकी जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो मेंटेन होगा। फिर आता है थर्ड डायग्नोसिस। अब थर्ड डायग्नोसिस में क्या होता है, चेस्ट पेन रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन द रेस्पिरेशन, मतलब आपको चेस्ट पेन हो रहा है वो डिफिकल्टी रिलेटेड टू रेस्पिरेशन की डिफिकल्टी हो रही है। फिर आता है गोल, टू रिड्यूस चेस्ट पेन, आपको क्या करना है, चेस्ट पेन है पेशेंट का वो रिड्यूस करना है। अब इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्ट ऑफ पर आप क्या करोगे, असेस द फ्रीक्वेंसी, आपको देखना है चेस्ट पेन की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना लेवल है पेन का, ठीक है, वो आपको सिर्फ माइल्ड मॉडरेट सीवियर कितना पेन है उसको आपको असेस करना है। प्रोवाइड द ऑइंटमेंट टू द पेशेंट, आपको पेशेंट को ऑइंटमेंट प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है मेंटेन द ब्रीथिंग पैटर्न ऑफ पेशेंट, आपको पेशेंट की ब्रीथिंग पैटर्न उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड द कंफर्टेबल, आपको पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें वो आरामदायक फील करे। प्रोवाइड द मूड है, आपको मूड है जिससे वो उसका ध्यान है वो अपनी बीमारी की तरफ से थोड़ा हट जाए, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, आपका डायग्नोसिस क्या है, इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, इन्फेक्शन हो रखा है रिलेटेड डिजीज की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है। गोल प्रिवेंट द पेशेंट, इन्फेक्शन से आपको पेशेंट को बचाना है, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, असेस द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, कि आपको असेस करना है किस टाइप का इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। फिर करना प्रोवाइड एंटीबायोटिक, आपको एंटीबायोटिक थेरेपी देनी जिससे इन्फेक्शन रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम क्रॉस इन्फेक्शन, आपको पेशेंट को प्रिवेंट करना है किससे, क्रॉस इन्फेक्शन से। नेक्स्ट है मेंटेन द ओरल हाइजीन एट द रेगुलर, आपको माउथ केयर करनी है, ओरल हाइजीन मेंटेन करना ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो।
ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ड्यू टू डिजीज। आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रखा है डिजीज कंडीशन की वजह से, तो आपका गोल क्या होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस को मेंटेन करो। इसमें इम्प्लीमेंटेशन में क्या करोगे, आपको असेस करना है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पेशेंट का कितना अफेक्ट हुआ है, फ्लूइड लॉस है, हाइपोवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया कंडीशन है। फिर चेक द इनपुट एंड आपको पेशेंट का इनपुट कितना ले रहा है, कितना वापस एक्सक्रीट कर रहा है, वो आपको मेंटेन करना है चार्ट में, कि आपको देखना है कितना आउटपुट है और कितना इनपुट है। फिर आप प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा फ्लूइड बाय आई, आपको पेशेंट को एक्स्ट्रा फ्लूइड किससे देना है, इंट्रावेनस लाइन से आपको एक्स्ट्रा फ्लूइड पेशेंट को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं, स्टार्ट करनी है। फिर आता है 6 डायग्नोसिस नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू डिजीज, पेशेंट का नॉलेज डेफिशिएंट है, पेशेंट को नॉलेज नहीं है डिजीज कंडीशन के बारे में कि अस्थमा होता क्या है। ठीक है, तो आपका गोल क्या होगा इसमें, टू इम्प्रूव नॉलेज ऑफ पेशेंट एंड हर फैमिली मेंबर। आपको क्या करना है, पेशेंट और उसकी फैमिली का नॉलेज है, जो ज्ञान है वो डिजीज के बारे में पेशेंट को बताना है और एक्सप्लेन करना है सारा। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन, असेस द नॉलेज लेवल ऑफ पेशेंट, आपको पहले करना असेस करना है पेशेंट को डिजीज के बारे में कितना नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, प्रोवाइड एजुकेशन, आप पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देखो डिजीज के बारे में। नेक्स्ट है अबाउट डिजीज, आप पेशेंट को बताओगे टेल अबाउट डिजीज प्रोसेस, पेशेंट को बताओगे डिजीज कैसे प्रोग्रेस होते हैं, क्या प्रोसेस है डिजीज के अंदर। नेक्स्ट है टीच द पेशेंट अबाउट मेडिसिन, आप पेशेंट को मेडिसिन के बारे में डिस्कस करोगे और बताओगे कि उसको कैसे मेडिसिन लेने, क्या एक्ट करेगी, ब्रोंकोडायलेट करेगी, कॉन्स्टिट करेगी, क्या करेगी, आप सारा उसको बताओगे। ठीक है, फिर करो एजुकेट अबाउट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो, आप बताओगे कि डिजीज कौन से माइक्रो की वजह से सफर हुई, आप पेशेंट को बताओगे सारा। ठीक है, इस डायग्नोस्टिक का मतलब सीधा सा ये कि आप पेशेंट को इस प्रकार नॉलेज दो कि उसके डिजीज के बारे में, मेडिसिन के बारे में, पैथोफिजियोलॉजी सारा उसको समझ आ जाएगी डिजीज कैसे होगी, जिससे वो आगे प्रिवेंट कर सके डिजीज से। ठीक है, नेक्स्ट आता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का एक है जिसमें पल्मोनरी टीबी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब डेफिनेशन क्या होती है देखो, इट इज डिफाइंड एज इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ लंग्स caused by the acid fast bacilli microbacterium tuberculosis symptomatic with prolonged coughing is list 3 weeks। मतलब कि इट डिफाइन एज द इन्फेक्शियस डिजीज, इसको एक इन्फेक्शियस डिजीज बोला गया है लंग्स की। ठीक है, बाय द एसिड फास्ट, जो किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होती है, और सिम्टोमेटाइज विद कफिंग होती है एटलीस्ट 3 वीक तक, तो उसको अपन काउंट करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। और अपन ऐसा भी मानते हैं एक नई रिसर्च के आधार पे कि सक्सेसिव 2 ईयर तक अगर पेशेंट लगातार कफिंग कर रहा है तो उसको टीबी होती है। नेक्स्ट है इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर है में क्या होता है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉपलेट एंड क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड, या तो आप ड्रॉपलेट मतलब उसके लार के कॉन्टेक्ट में है, या क्लोज कॉन्टेक्ट हो पेशेंट के साथ इन्फेक्टेड है तो उसके सलाइवा के कॉन्टेक्ट में है तो आपको टीबी हो सकती है। फिर आता है साइन एंड सिम्टम, प्रोलॉन्ग कफिंग एट लास्ट 3 मंथ, प्रोलॉन्ग लंबे समय तक कफिंग चल रही है 3 मंथ तक पेशेंट को, तो पल्मोनरी टीबी के चांस हो सकते हैं। सीवियर चेस्ट पेन होता है, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट हार्ड हो जाती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है पेशेंट को, ब्लड आता है, स्पुटम सलाइवा के साथ क्या होता है, ब्लड आता है। फिर आता है फीवर होती है, एनोरेक्सिया होगी, वेट लॉस होगा, वीकनेस होगी, फटीग होगी, रेस्टलेस होगा, अल्टर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, वुमेन के अंदर क्या होगा, तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होगा, अल्टर्ड होगा, इरेगुलर हो सकता है या लेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करोगे, फर्स्ट पेशेंट हिस्ट्री देखोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, चेस्ट एक्सरे करोगे, ब्लड टेस्ट करोगे, स्पुटम कल्चर करोगे। स्पुटम कल्चर है वो मोस्ट गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, मोन्टेक्स टेस्ट भी आप क्या कर सकते हो, टीबी के लिए मोन्टेक्स स्पुटम टेस्ट है वो ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्ट करते हैं। अब आता है मैनेजमेंट, कि टीबी का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। फर्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट प्राइमरी एजेंट, ठीक है, दीज एजेंट एडमिशन टू पेशेंट बिफोर द कल्चर एंड सेंसिटिव। ये एजेंट कब एडमिशन किया जाते हैं पेशेंट में, जब कोई कल्चर किया जाता है सेंसिटिव टेस्ट की इसको डिजीज है या नहीं तब। दीज ड्रग्स आर एज फॉलोइंग, आइसोनियाजाइड देते हैं 5 mg पर kg पर डे देते हैं। ठीक है, रिफाम्पिसिन देते हैं 10 mg पर kg पर डे, इथाम्बुटोल देते हैं 15 mg पर kg पर डे, स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं 15 mg पर kg पर डे, और पायरोजिनामाइड देते हैं 15 से 20 mg पर kg पर डे। सेकेंड एजेंट दीज ड्रग आर एज फॉलोइंग, केनामाइसिन है, पैराअम्नो सैलिसिलिक एसिड है, साइक्लोस्केरिंग ड्रग है, केप्रोमाइसिन है, नोट। अब देखो इसमें क्या है, फर्स्ट लाइन एजेंट आर गिवन टू पेशेंट टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन।
अगर अब जैसे वो रिफाम्सिन इथामोल ये किस लिए देते हैं, जो रेस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन को, उसको कम करता है। फिर है सेकेंड लाइन एजेंट है गिवन टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोज एंड एक्सक्रीट आउट द बॉडी। फर्स्ट लाइन तो ओनली क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है डेवलपमेंट बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को कम करता है, और सेकंड क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। मेनली ट्रीटमेंट टीबी 2 कैटेगरीज। अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कितना होता है, मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड है टीबी का ट्रीटमेंट है वो। फर्स्ट आता है इंटेंसिव फेज। ड्यूरिंग द फेज मोस्टली हैव बीन प्रोवाइड 3 to 5 ड्रग। इंटेंसिव में 3 से 5 ड्रग दी जाती है। दिस पर्पज ऑफ दिस आर टू स्टॉप द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन एंड डिस्ट्रॉय द रैपिडली ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इस इंटेंसिव फेज का मेन पर्पज क्या होता है कि स्टॉप करना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बैक्टीरिया का और इन्फेक्शन को रिड्यूस करना एंड डिस्ट्रॉय रैपिडली ग्रोइंग, तो ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय करना, ये होता है इंटेंसिव फेज के अंदर। फिर आता है मेंटेनेंस फेज, यूजुअली 2 ड्रग। उसमें क्या था, 3 से 5 ड्रग इंटेंसिव में, जबकि मेनली मेंटेनेंस फेज में यूजुअली 2 ड्रग यूज की जाती है टू एलिमिनेट रिमेनिंग, जो माइक्रोजन बच जाता है उसको बाहर निकालने के लिए। फिर आता है टाइम रिकमेंडेशन, प्रोवाइड आइसोनियाजाइड रिफाम्पिसिन पायराजिन फॉर 2 मंथ। आपको क्या करना है, आइसोनियाजाइड है, रिफाम्पिसिन है, पायराजिनामाइड, इनको 2 मंथ तक देना है। ठीक है, फिर सम ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन फॉर मंथ विथ स्पेसिफिक 2 ड्रग ऑफ सेकेंडरी लाइन एजेंट। मतलब सम ट्रीटमेंट है वो गोइंग होता है, किसके साथ चलता है, 4 मंथ तक स्पेसिफिक 2 ड्रग, मतलब 2 सेकेंडरी ड्रग एजेंट है, लाइन एजेंट है, वो भी साथ में दिए जाते हैं इनके साथ। ठीक है, 4 मंथ। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। एंजाइटी इज रिलेटेड टू डिजीज स्टेट। अब पेशेंट को एंजाइटी होगी, तनाव होगा कि उसको टीबी हो गई है। ठीक है, अल्टर्ड रेस्पिरेशन, अब ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है लंग्स के अंदर तो अल्टर्ड होगा रेस्पिरेशन। इन्फेक्शन होगा ऑप्टिमम, क्योंकि कोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो अंदर ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लाई होगा, ज्यादा इन्फेक्शन को क्रिएट करेगा। चेस्ट पेन टाइटनेस होगा, डिजीज कंडीशन है, चेस्ट पेन होगा, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम है। फिर है माल न्यूट्रिशन, कि प्रॉपर वेट लॉस हो रहा है, प्रॉपर फ्लूइड इनटेक नहीं कर पा रहा, तो माल न्यूट्रिशन होगा। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा, हाइपोवोलेमिया कंडीशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डिजीज कंडीशन की वजह से अक्कर होता है। नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, नॉलेज, अब पेशेंट को नॉलेज नहीं डिजीज के बारे में, तो आप क्या करोगे, उसको नॉलेज प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट आता है ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस क्या है, इट इज ए डिफाइंड एज एन इन्फेक्टिव डिजीज स्टेट एसोसिएटेड विद इरिवर्सिबल डायलेशन इज वन और मोर ब्रोंकाई दैट इज नॉन ब्रोंकाइटिस। मतलब कि ये क्या इन्फेक्टिव डिजीज है, इन्फेक्शन पैदा करने वाली डिजीज है, स्टेट जो एसोसिएटेड के साथ इरिवर्सिबल डायलेशन, मतलब वापस रिकवरी नहीं होनी, इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो डिजीज है अस्थमा जैसा, रिवर्सिबल बोला था कि मतलब इसको वापस अपन रिकवर कर सकता है, पेशेंट का रिकवरी हो सकती है पेशेंट की। जब इरिवर्सिबल हो जाता है तो वो वैसा ही रहता है, रिकवरी नहीं होती। तो इसमें क्या है, इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ 1 और मोर ब्रोंकाई, मतलब जो ब्रोंकाई होती है 1 या 2 ब्रोंकाई का इरिवर्सिबल डायलेशन होता है, मतलब जो डायलेशन हो गया वो वैसा ही रहेगा, पूरी लाइफ टाइम चेंज नहीं होगा, वापस रिकवरी नॉर्मल स्टेज में नहीं आएगा, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। मतलब अब नॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। कॉज क्या होता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है, कोई वायरस से वजह से होता है, और मोबिलाइजिंग कंटेंट होते हैं कोई, ठीक, तो और मोबिलिटी करते हैं उसकी वजह से हो सकता है। फिर आता है साइन एंड सिम्टम। अब साइन एंड सिम्टम में क्या आता है, रेस्पिरेटरी में क्या देखते हैं अपन, एक्सेसिव सिक्रेशन होता है, ब्लड विथ कप के साथ क्या आएगा, ब्लड आएगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, खांसी आएगी, विजिंग साउंड आ गया। ठीक है, चेस्ट पेन होगा, टाइटनेस होगी। फिर आता है जीआईटी के अंदर क्या साइन आएगा, इरिटेशन होगा, भूख कम लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, वेट लॉस होगा, वीकनेस होगा, लिथार्जी होगा, फटीग होगा पेशेंट। वाइटल एंट्रेशन में क्या होगा, इन्फेक्शन हो रखा है तो पेशेंट को फीवर आएगी, डिफिकल्टी होगी ब्रीथ, फ्लैट एंड डल साउंड होगा। ठीक है, साउंड फ्लैट एंड डल साउंड किसमें आता है, लंग्स के अंदर। फिर आता है टाइप्स, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सर्कुलर शेप्ड मोस्टली फाउंड इन लार्ज ब्रोंकाई। सर्कुलर शेप्ड जो ब्रोंकाइटिस है वो क्या होता है, 2 टाइप में डिवाइड होता है। सर्कुलर शेप्ड में क्या होता है, मोस्टली फाउंड इन लार्जर ब्रोंकाई एंड मेक ए कैविटी लाइक डायलेशन, मतलब मोस्टली फाउंड होता है लार्ज ब्रोंकाई सर्कुलर शेप में, और एक कैविटी है वो लाइक डायलेशन के रूप में शो होती है, उसको बोलते हैं सर्कुलर शेप्ड। फिर आता है सिलेंड्रिकल शेप्ड, मतलब मोस्टली फाउंड इन मीडियल एंड शॉर्ट ब्रोंकाई, जो मीडियल मिड में होती है बीच में, और शॉर्ट ब्रोंकाई है उसमें होता है सिलेंड्रिकल शेप हो जाता है। और इट माइल्ड टू मॉडरेट डायलेशन, इसमें क्या होता है, माइल्ड टू मॉडरेट डायलेशन होता है विद सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। मतलब सर्कुलर में तो क्या होता है,
सीवियर डायलेशन, इसमें माइल्ड टू मॉडरेट डायलेशन होता है, शॉर्ट और माइल्ड ब्रोंकाई का। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, इसमें क्या होता है, पेशेंट हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, स्पुटम कल्चर करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, ब्लड कल्चर करेंगे और चेस्ट एक्सरे करेंगे कि डायलेशन हो रखा है ब्रोंकाई का। ब्रोंकोस्कोपी में विजुअलाइजेशन करेंगे ब्रोंकाई के अंदर कितना डायलेशन है, अब नॉर्मल इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, वो सारा असेस करेंगे। फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी, तो ड्यू टू एनी एटियोलॉजी मतलब कोई भी कैजुअल फैक्टर की वजह से इरिटेशन अकर होता है ब्रोंकाई के अंदर, क्या हो, इरिटेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, टिश्यू रिएक्शन आर प्रमोटेड। कि कोई भी इटियोलॉजिक फैक्टर के कारण क्या होगा, इरिटेशन होगा, ब्रोंकाइटी जो ब्रोंकाइटी एरिया है ब्रोंकाई का उसमें इरिटेशन होगा, तो टिश्यू रिएक्शन, जो अगर इरिटेशन होगा तो टिश्यू रिएक्शन क्या होगी, प्रमोट होगी, टिश्यू रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, म्यूकस सिक्रेशन बढ़ेगा, हिस्टामिन रिलीज होगा तो म्यूकस सिक्रेशन बढ़ेगा, और सिकस बढ़ेगा तो जो ब्रोंकियोल्स है वो क्या होंगे, नेरो होंगे, अगर ब्रोंकियोल्स नेरो होंगे तो क्या होगा, रेस्पिरेशन अल्टर्ड होगा, और रेस्पिरेशन अल्टर्ड होगा तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड इन्फ्लेमेशन होगा। अगर इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाइट तो ब्रोंकाइटिस टेक प्लेस, कि मतलब कि ब्रोंकाई के अंदर इरिटेशन होगा तो टिश्यू रिएक्शन होगी, सिक्रेशन बढ़ेगा तो ब्रोंकियोल्स नेरो होंगे, डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी अकर होगी तो जिससे क्या होगा, डायलेशन होगा, और ब्रोंकाइटिस टेक प्लेस, तो ब्रोंकाइटिस डिजीज अकर होगी। अब इसका मैनेजमेंट क्या होता है, देखो मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट आता है, उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, इरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन अपन देते हैं। फिर आता है एंटी टिश्यू ड्रग के अंदर ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, ब्रोंकोडायलेट तो ब्रोंकियल को डायलेट करेंगे, कफ सिरप देंगे, एनाल्जेसिक जो चेस्ट पेन को रिलीव करेगी, एंटीबायोटिक जो फीवर को, अदर सिम्टोमेटिक ड्रग देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या, असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। पहले तो क्या करना है आपको, पेशेंट की कंडीशन, जो पेशेंट एडमिट होता है तो उसकी कंडीशन कैसी, उसको असेस करना है और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। फिर आप प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, आपको पेशेंट को क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। और फिर क्या करना है, आपको मेंटेन करना है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय द आईवी लाइन। आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट उसमें डेफिशिएट है, वेट लॉस हो रखा है तो आपको आईवी लाइन के थ्रू उसको फ्लूइड देना है। नेक्स्ट क्या है, आपको देखना है गिव हाई बैलेंस एंड न्यूट्रिशन डाइट। आपको पेशेंट को क्या करना है, हाई बैलेंस और न्यूट्रिशन डाइट देनी है, ताकि उसका जो एनोरेक्सिया कंडीशन है, उसका जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो प्रॉपर करेक्ट हो सके। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेट ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी अकॉर्डिंग डॉक्टर ऑर्डर। आपको क्या करना है, अगर पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेशेंट डॉक्टर के अनुसार ऑक्सीजन थेरेपी आपको प्रोवाइड करनी है। नॉर्मली अपन अपने जैसे नर्सिंग रोल के अनुसार आप 2 से 3 लीटर एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं अपने बेस के ऊपर। नेक्स्ट प्रोवाइड ऑल द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो आप पेशेंट को प्रोवाइड करो। नेक्स्ट है द पेशेंट चेस्ट ड्रेनिंग एंड सक्शन। आपको क्या करना है, प्रोवाइड द पेशेंट फॉर चेस्ट ड्रेनेज एंड सक्शन। आपको अगर पेशेंट के अंदर जो लंग्स के अंदर सिक्रेशन जमा है, ब्रोंकियोल्स के अंदर मुख्य सिक्रेट हो रखा है, तो आपको चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम से रिमूव करना और सक्शन करना है। फिर है डिजीज प्रिवेंशन एंड मेडिकल। आपको क्या डिजीज से डिस्कस करना है, पेशेंट से प्रिवेंशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट, कैसे मेडिसिन लेनी है, प्रॉपर प्रिवेंशन कैसे पता चल सकता है, वो आपको पेशेंट के रिलेटिव और पेशेंट से डिस्कस करना है। नेक्स्ट है यूज एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग द केयर। आपको क्या करना है, पेशेंट को एसेप्टिक टेक्निक प्रोवाइड करनी है। कब, जब आप उसको केयर दे रहे हो, ये नहीं अगर आप अनएसेप्टिक केयर, पहले से इन्फेक्शन है तो और इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइड क्लीन एंड काम इन्वायरमेंट टू द पेशेंट। आपको पेशेंट को क्लीन एंड काम, शांति से कोई इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा इन्वायरमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करना, ताकि उसका स्ट्रेस लेवल है वो डाउन आ सके। नेक्स्ट है मेंटेन प्रॉपर वेंटिलेशन इन द पेशेंट यूनिट। आपको प्रॉपर वेंटिलेट रहना है, ऑक्सीजन सिटी है तो मेंटेन रखनी है ऑक्सीजन प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर। फिर चेंज द पोजीशन ऑफ पेशेंट एट ए रेगुलर इंटरवल। आपको क्या करना है, पेशेंट की पोजीशन है वो रेगुलर इंटरवल पे चेंज करते रहना है, ताकि कि कोई बेड सोर या लंबे समय तक कोई पेशेंट बेड रिटर्न है तो अगर पेशेंट बेड रिटर्न रहेगा तो प्रेशर सोर के चांस हो सकते हैं, जो आपने फंडामेंटल में पढ़ा है बेड सोर, तो वो चांस हो सकते हैं। तो इसलिए एवरी 2 आवर पेशेंट की पोजीशन को चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट है चेक वाइटल साइन एट ए रेगुलर इंटरवल इफ एनी टाइप ऑफ वेरिएशन। आपको क्या करना है, वाइटल साइन को रेगुलर चेक करना है, अगर कोई वेरिएशन मिले वाइटल साइन में अगर, तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है डॉक्टर को, ठीक है, कि आपको प्रॉपरली चेक करते रहना है वाइटल साइन को रेगुलर इंटरवल पे। अगर उनमें कोई वेरिएशन नजर आता है, कोई चेंजेस नजर आता है, आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। फिर एजुकेट द पेशेंट एंड हर फैमिली। आपको क्या करना है, एजुकेट करना है पेशेंट और उसकी फैमिली को डिजीज के बारे में, ताकि उनका नॉलेज डेफिशिएट ना हो। ठीक है, ये था आपका ब्रोंकाइटिस। फिर है नेक्स्ट है
अबाउट डिजीज प्रोसेस एंड मेडिकेशन के पेशेंट और उसके रिलेटिव को डिजीज प्रोसेस के बारे में बताना है और मेडिकेशन होम मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में बताना है। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग डायग्नोसिस में आप क्या क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस आप फाइल बनाते हो उसमें काम आएंगे। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, आपका एयर ऑब्स्ट्रक्शन है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है क्योंकि इन्फ्लामेशन है तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होना है। फिर है ब्रीथिंग डिफिकल्टी रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, ब्रीथिंग डिफिकल्टी ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे के अंदर ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी तो आपको उसको मेडिकेशन देके प्रॉपर ऑक्सीजन देके आपको उसको मेंटेन करोगे। चेस्ट पेन रिलेटेड टू रेगुलर कफिंग, पेशेंट को रेगुलर कफिंग हो रही है तो चेस्ट पेन होगा, म्यूकस सिक्रेशन है तो हार्डनेस हो रही है चेस्ट पेन तो चेस्ट पेन होगा। फिर है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पेशेंट को प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट है तो चेस्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा। फिर है माल न्यूट्रिशन, वेट लॉस हो रहा है तो माल न्यूट्रिशन, लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से माल न्यूट्रिशन होगा। नॉलेज डेफिशिएंसी, पेशेंट को डिजीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो पेशेंट को आपको क्या करना, प्रोसीजर वगैरह सारे प्रोसेस मेडिसिन सारे एक्सप्लेन करके पेशेंट को बताना है ताकि उसका नॉलेज इंप्रूव हो। ये थे आपके 3 डिसऑर्डर।